नाजरीन आपको बताएं कि दीर कोहिस्तान से सवात और चित्राल तक महकमा जंगलात में बेकायदगियों की ऐसी दास्तान सामने आई है कि हर पहलू एक नए सवाल को जन्म देता है। आइए इन्हीं सवालों की रोशनी में इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुमताज मंगेश। मुमताज, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि दीर कोहिस्तान में गैर कानूनी कटाई पर एफडीसी पर 43 करोड़ रुपए का जुर्माना तो हो गया है, लेकिन 3 साल में भी रिकवरी क्यों नहीं हो सकी है? शुक्रिया फरजाना। ये असल में दीर कोहिस्तान का जो इलाका है, यहाँ पे जंगलात काफ़ी अच्छे जंगलात हैं और कहा यह जा रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल हैं इसमें ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। और ये जंगलात जो थे ये काटे गए थे। महकमा जंगलात ने बाद में जब इसकी निशानदेही की गई तो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उस पे तकरीबन 43 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया। ये अब से कोई 2 साल पहले की बात है और ये जुर्माना आयद तो कर लिया गया, लेकिन कवायद के तहत अब ये वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि 43 करोड़ की रिकवरी करते, लेकिन वो ये रिकवरी करने में नाकाम रहा और बार बार उसको ये कहा जाता रहा कि वो रिकवरी कर ले, लेकिन अब तक इतना अर्सा गुजरने के बावजूद ये जो 43 करोड़ की रिकवरी है ये नहीं हो सकी। ये मामूली रकम नहीं है। जाहिर है ये अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आ रही है कि डीएफओ कोहिस्तान आखिर इस रिकवरी करने में नाकाम क्यों रहा है? रुकावट थी या कोई दिलचस्पी ही नहीं थी इसमें? इसकी वजह यह है कि इस पे काफ़ी इसके पीछे जो लोग होते हैं वो माफिया के लोग होते हैं। जाहिर है जब फॉरेस्ट जो हैं, ये जंगलात जब काटे जाते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई माफिया होता है और इस तरह से नहीं होता कि जंगलात को इकट्ठा करके वो लाट वहाँ पे वो ढेर कर दी जाती है और फिर उसका कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसा नहीं होता, लेकिन या तो उसमें वो सियासी असर रसूख का इस्तेमाल किया जाता है या वहाँ का जो माफिया होता है वो चूंकि इस कदर असर रसूख वाला होता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। और वैसे भी अगर देखा जाए तो महकमा जंगलात में जो बेकायदगियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अजीब व गरीब सी हैं। मिसाल के तौर पे कुछ अर्सा पहले जब बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था तो वो प्रोजेक्ट जारी था। जब शुरू हो गया तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 17 करोड़ 54 लाख रुपए की गाड़ियाँ खरीदी गई। अच्छा। अब जो प्रोजेक्ट है वो है दरख्त लगाने का और दरख्त लगाने के इस प्रोजेक्ट के लिए दोबारा मतलब एक बार उसके लिए गाड़ियां खरीदी गई थी, दोबारा 17 करोड़ 54 लाख की जारी प्रोजेक्ट था ना मुमताज, वो तो एक जारी प्रोजेक्ट था। तो एक जारी प्रोजेक्ट के लिए इजाफी 17 करोड़ 54 लाख रुपए की गाड़ियां आखिर क्यों खरीदने की जरूरत पेश आ गई, क्यों खरीदी गई? जी बिल्कुल फरजाना, यही मैं बताने वाला था कि ये प्रोजेक्ट जो था ये बहुत पहले शुरू किया गया था। इवन जब पीटीआई की पहली गवर्नमेंट थी उसके बाद और फिर जब महमूद खान की हुकूमत थी तो उस वक्त इसको मतलब ठीक ठाक तरीके से शुरू किया गया था और ये प्रोजेक्ट भी उतना ही पुराना था। तो उस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन कोई 50 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी गई थी और ये गाड़ियां जो थी ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनको दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद 15 डबल केबन गाड़ियां जिसकी टैक्स समेत तकरीबन 16 करोड़ रुपए फी गाड़ी की कीमत बताई जाती है वो खरीदी गई। इसके अलावा कोई 36 मोटरसाइकिलें फील्ड स्टाफ के लिए 82 लाख रुपए की खरीदी गई। और जब उनसे ये पूछा गया कि पहले तो जो प्रोजेक्ट शुरू था उसके लिए ऑलरेडी 50 करोड़ की गाड़ियां खरीदी गई हैं, उसमें कोई ऐसा कोई इतना वक्त भी नहीं गुजरा कि वो गाड़ियां जो है वो चलाने के काबिल ना हो या उनको कहीं पहुंचाई नहीं गई। वो गाड़ियां किधर है? ये तो मुमताज शदीद हैरानी वाली बात है ना कि पहले 50 करोड़ की गाड़ियां खरीदी गई थी तो फिर मजीद 15 डबल कैबन क्यों खरीदी गई? ये तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। और जो पहले खरीदी गई गाड़ियां थी वो कहाँ गई और जो नहीं खरीदी वो कहाँ गई? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है कि ऑडिट ने भी इस पे इतराज लगाया, लेकिन महकमे ने अभी तक इसको जस्टिफाई करने में महकमा नाकाम रहा कि आखिर वो जो पिछली जो सप्लाई की गई थी वो गाड़ियां उनको उन अफसरान को वो कहाँ गई। और दूसरी बात यह है कि प्रोजेक्ट है बिलियन ट्री सुनामी का और इसका एक मेजर हिस्सा जो है वो गाड़ियों की खरीदारी पे चला जाता है और 2 बार, एक बार उसके लिए गाड़ियां खरीदी जाती हैं 50 करोड़ की और फिर 16 करोड़ की मजीद गाड़ियां खरीदी जाती हैं, फिर मोटरसाइकिल भी खरीदी जाते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है कि जो हर किसी के जहन में उभरता है। और मजे की बात यह है कि अब तक महकमा ये भी नहीं बता सका कि जो पहले 50 करोड़ की जो गाड़ियां खरीदी गई थी वो कहाँ हैं।
जब दोबारा उसको डबल केबन गाड़ियां डी फोर्स को दी गई तो इसका मतलब यह है कि पिछली वाली गाड़ियां उनके पास मौजूद नहीं थी। अगर उनके पास मौजूद नहीं, किसी और के पास मौजूद है, तो ये महकमे की जिम्मेदारी है कि उसकी निशानदेही करे कि वो फलां शख्स को दी गई है, या उनसे ये गाड़ियां मांगी गई हैं, या पॉलिटिकल बेसिस पे ये गाड़ियां दी गई हैं, जो भी सूरत हाल है, या उनके पास गाड़ियां खराब है, तो जो भी सूरत हाल है, उनको ये अजीब बात है ना, ये तो अजब तन की गजब दास्तान हमें आप सुना रहे हैं। 50 करोड़ वाली जो गाड़ियां खरीदी गई थी वो इस वक्त कहां है किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड तो मौजूद होना चाहिए। क्या रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है? रिकॉर्ड यहां तक तो मौजूद है कि वो गाड़ियां खरीदी गई, बाकायदा तौर पे सरकारी खजाने से उसकी पेमेंट की गई, लेकिन अब उन गाड़ियों के बाद जब मजीद 15 डबल केबन गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है तो ये वाकई एक ऐसा सवाल जन्म देता है इससे कि जो जवाब देना ज़रूरी है और फौरी तौर पर उसका जवाब देना ज़रूरी है। लेकिन जब ऑडिट वालों ने इनसे ये पूछगछ की तो हर बार यही कहा जाता है कि इसके बारे में तफसीली रिपोर्ट जो है वो जो कमेटी है उसको पेश की जाएगी, लेकिन ताहाल इतना अर्सा गुजरने के बावजूद ये रिपोर्ट न मंजर आम पे आई और न ऑडिट वालों को ये रिपोर्ट पेश की गई। तो इसका मतलब यह है कि ये गाड़ियां कहीं ना कहीं तो मौजूद है, लेकिन कम से कम डी फोर्स के पास नहीं है, क्योंकि अगर डी फोर्स के पास मौजूद होती तो 15 मजीद गाड़ियों की फराहमी का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा था। अब डिपार्टमेंट को ये कैसे हो सकता है कि ये पता ही ना हो कि ये गाड़ियां कहाँ हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसको छुपाया जा रहा है। ये वही डिपार्टमेंट है कि जिसमें सिर्फ इस लिहाज भी नहीं बल्कि इंतजामी सतह पर भी काफ़ी जो बेकायदगियाँ वो सामने आती हैं। मिसाल के तौर पे सवात की बात आपने की कि चतराल और सवात और ये दीर के इलाके हैं, यहाँ पे बेकायदगियों की मिसालें हैं। सवात पे भी इस तरह से बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन एक सवाल वहाँ पे पेट्रोल स्क्वाड में जो 300 फारिस्ट चौकीदार भर्ती करने का मामला है, वो भी बड़ी अजीब सी बात है। बैक जो बशकलम 300 चौकीदारों को भर्ती किया जाता है। एग्जैक्टली 300 चौकीदार बगैर किसी कवायद ज़वाबित के 300 गैर कानूनी असामियां बनी कैसे? सबसे पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दे देना, कैसे 300 चौकीदारों की असामियां खाली हो गई और कैसे वे बन गई, और आखिर इसकी इजाजत किसने दी थी? यही बड़ा अच्छा सवाल है फरजाना। ये असामियां ना तो खाली हुई थी, ना इस पे कोई शख्स रिटायर हो गया था, ना ये असामियां पहले से मौजूद हैं। अच्छा। बैक जुम्बश कलम 300 असामियां पैदा की गई और 300 उस पर भर्तियां की गई। अब ठीक है वो चौकीदार सही, लेकिन इन चौकीदारों को भी 1 साल के 9 करोड़ रुपए की तनख्वाहें और अलाउंसेस अदा की गए। अच्छा। उधर वो रिकवरी तो कर ही नहीं सकते। हाँ। 43 करोड़ रुपए की रिकवरी है वो से हो ही नहीं रही है, और 2 करोड़ रुपए तनख्वाहों पे बगैर किसी मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके बावजूद ये जो है 300 असामियां क्रिएट करके उस पर अपने लोगों को भर्तियां कर दे। सिर्फ भर्तियां करनी नहीं, अब जो लगाया कहां गया, कहां दिखाई देते हैं ये 300 चौकीदार? ये फरजाना ये एक और इंटरेस्टिंग सवाल है। वो ये है कि इस इलाके में जो जिसकी बात अब मैंने किया है, पेट्रोल स्क्वाड स्वात जो है, इसमें अपर सवात है, लोअर सवात है और कलाम के इलाके हैं, और यहाँ पे चौकीदारों की तैनाती कैसे की गई? बगैर किसी रैशनल किसी सोच के, जिसकी जहां मर्जी है वहां पे लगा दिया कि 10 इधर लगाओ, 5 इधर लगाओ और 100 इधर लगाओ, 150 इधर लगाओ। यानी कि जरूरत का तखमीना लगाए बिना ही इतनी बड़ी भर्तियां कर दी गई। बिल्कुल बगैर किसी असेसमेंट के इनकी भर्तियां करके वहां पे लगा दिया गया। हालांकि ये होता है कि जो वहां पे ऑलरेडी फॉरेस्ट गार्ड जिसको कहते हैं, जो उसकी चौकीदारी कहते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी भी नाम है और ये उन्होंने चौकीदार का नाम देके, फॉरेस्ट चौकीदार का नाम देके उनको भर्ती किया गया। फॉरेस्ट गार्ड ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, उनकी बाकायदा तौर पर डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शन है और वहां पे मौजूद होते हैं। इसके बावजूद जो फॉरेस्ट चौकीदार है उसकी क्या जरूरत पेश आई? और फिर एक तरीकाकार होता है, जो फॉरेस्ट गार्ड की जब अपॉइंटमेंट होती है, जब उसको भर्ती किया जाता है तो बाकायदा तौर पर उसका जिस्मानी टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद उसको भर्ती किया जाता है, और एक तरीकाकार गुजरने के बाद ये देखा जाता है कि ये पोस्ट या तो क्रिएट की गई है या खाली हो गई, उसको फॉरेस्ट गार्ड को भर्ती किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल ना थी, ना तो किसी का जिस्मानी टेस्ट लिया गया, ना किसी से कोई इंटरव्यू या कोई टेस्ट, किसी किस्म का वो नहीं। बस उनको ऑर्डर्स हाथ में थमा दिए गए और उनको वहाँ पे उनकी रिक्रूटमेंट कर दी गई।